सच को सच बोलना और पूरी सच्चाई के साथ बोलना बहुत कम लोग ही इस दुनिया में कर पाते हैं। हमने और आपने कई बार ज़िंदगी में ये महसूस किया होगा कि सच बोलना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। आज जिस लेखक की मैं बात करने वाला हूँ और जिसकी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, वो दुनिया में आमतौर पे सच बोलने और सच लिखने के लिए ही बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। नाम है उनका सदात हसन मंटो। मंटो उर्दू साहित्य के और न सिर्फ उर्दू के बल्कि विश्व साहित्य के एक हीरे के तौर पे जाने जाते हैं। हज़ारों कीमतें चुकाने के बाद भी उन्होंने सच बोलना और सच लिखना कभी नहीं छोड़ा। आज जो मैं उनकी कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जिसका नाम है तोबा टेक सिंह। तोबा टेक सिंह उन्होंने हिंदुस्तान के विभाजन के ऊपर लिखी थी। उसकी कहानी में क्या क्या होता है और किस तरह से वो कहानी आगे बढ़ती है, बहुत ही दिलचस्प कहानी है। और ये कहानी हमें आखिर में एक ऐसे मोड़ पे छोड़ जाती है जहाँ से हम बहुत कुछ सोचने और समझने पर मजबूर हो जाते हैं। तो अगर आपने ये कहानी अभी तक नहीं सुनी है या नहीं पढ़ी है तो यकीन मानिए कि आप एक बहुत शानदार सफ़र से गुजरने वाले हैं। तो आइए सुनते हैं मंटो की ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी तोबा टेक सिंह। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरकारों को ख्याल आया कि साधारण कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागलों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं ये बात ठीक थी या नहीं, बहरहाल बुद्धिमानों के फैसले के अनुसार इधर उधर ऊंचे स्तर की कॉन्फ्रेंस हुई। आखिर में एक दिन पागलों के तबादले के लिए नियत हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वे मुसलमान पागल जिनके अभिभावक हिंदुस्तान में थे वहीं रहने दिए गए और जो बाकी थे उन्हें सीमा पर रवाना कर दिया गया। यहाँ पाकिस्तान से क्योंकि करीब करीब सब हिंदू और सिख जा चुके थे, इसीलिए किसी को रखने रखाने का सवाल ही पैदा न होता था। जितने हिंदू सिख पागल थे सबके सब पुलिस के संरक्षण में सीमा पर पहुंचा दिए गए। उधर की मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प और कौतुकपूर्ण बातें होने लगी। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से रोज़ाना बाकायदगी के साथ ज़मींदार पढ़ता था, उससे जब उसके दोस्त ने पूछा, मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है, तो उसने बड़े सोच विचार के बाद जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां उस तरह बनते हैं। यह जवाब सुनकर उसका मित्र संतुष्ट हो गया। इसी तरह एक सिख पागल ने दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहाँ की बोली भी नहीं आती। दूसरा मुस्कुरा दिया, मुझे तो हिंदुस्तान की बोली आती है, हिंदुस्तानी बड़े शैतानी और आकड़ आकड़ फिरते हैं। एक मुसलमान पागल ने नहाते नहाते पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस ज़ोर से बुलंद किया कि फर्श पर फिसल कर गिर पड़ा और अचेत हो गया। कुछ पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे, अर्थात इनमें से अधिकतर ऐसे कातिल थे जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को दे दिलाकर पागल खाने भिजवा दिया था और वे फांसी के फंदे से बच गए थे। ये कुछ कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान का विभाजन क्यों हुआ और ये पाकिस्तान क्या बला है, लेकिन सभी घटनाओं से ये भी बेखबर थे। अखबारों से कुछ पता नहीं चलता था और पहरेदार सिपाही अनपढ़ और जाहिल थे। उनकी बातचीत से भी वे कोई नतीजा नहीं निकाल सकते थे। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है जिसको कायदे आज़म कहते हैं। उसने मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। अब ये पाकिस्तान कहाँ है, इसकी क्या स्थिति है, इसके विषय में वे कुछ भी नहीं जानते थे। यही कारण है कि पागल खाने में वे सब पागल जिनका दिमाग अभी पूरी तरह से ख़राब नहीं हुआ था, वो इसी असमंजस में थे कि वे अब पाकिस्तान में हैं या हिंदुस्तान में हैं। अगर हिंदुस्तान में हैं तो फिर पाकिस्तान कहाँ है, और अगर वे पाकिस्तान में हैं तो ये कैसे हो सकता है कि कुछ अर्सा पहले जब वो हिंदुस्तान में रहते थे अब पाकिस्तान में रहते हैं। एक पागल तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के चक्कर में ऐसा पड़ा कि और ज़्यादा पागल हो गया। झाड़ू मारते मारते वो दरख्त पर चढ़ गया और एक टहनी पर बैठकर 2 घंटे तक लगातार भाषण देता रहा।
जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मामले पर था। सिपाहियों ने उसे नीचे उतारने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो और ऊपर चढ़ गया। डराया धमकाया गया तो उसने कहा, मैं न हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ न पाकिस्तान में, मैं तो इस पेड़ पर रहूँगा। बड़ी मुश्किल के बाद जब उसका दौरा ठंडा पड़ा तो उसे नीचे उतारा गया। नीचे उतरते ही उसने अपने हिंदू और सिख दोस्तों से गले मिल मिलकर वो रोने लगा। इस ख्याल से उसका दिल भर आया कि अब वे उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। एक एमएससी पास पागल रेडियो इंजीनियर, जो बाकी पागलों से थोड़ा बहुत अलग था और बाग की एक ख़ास रौश में सारा दिन खामोश टहलता रहता था, उसमें एक तब्दीली प्रकट हुई। उसने अपने तमाम कपड़े उतार कर दफेदार के हवाले कर दिए और नंग धड़ंग सारे बाग में चलना शुरू कर दिया। एक मोटे मुसलमान पागल ने, जो मुस्लिम लीग का एक सक्रिय कार्यकर्ता रह चुका था और दिन में 15-16 बार नहाया करता था, एकदम नई आदत छेड़ दी। उसका नाम मोहम्मद अली था। चुनाचे उसने एक दिन अपने जंगले में घोषणा कर दी कि वो ही कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। उसकी देखा देखी में एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। अब यह करीब था कि उस जंगले में खूब खून खराबा हो जाए, मगर दोनों को खतरनाक पागल करार देकर अलग अलग बंद कर दिया गया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था जो मोहब्बत में पड़कर पागल हो गया था। जब से उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है, उसे बहुत बड़ा सदमा लगा। उसी शहर की एक हिंदू लड़की से उसे प्रेम हो गया था। यद्यपि उस वकील को उस लड़की ने ठुकरा दिया था, मगर दीवानगी की हालत में भी वो उसको भूला नहीं था। वो उन तमाम मुस्लिम लीडरों को गालियां देता था जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। टुकड़े होने के बाद उसकी प्रेमिका हिंदुस्तानी बन गई थी और वो पाकिस्तानी। जब तबादले की बात शुरू हुई तो वकील को समझाया गया कि वो दिल छोटा ना करे, उसको हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, उसी हिंदुस्तान में जहां उसकी प्रेमिका रहती है। मगर वो वकील लाहौर भी नहीं छोड़ना चाहता था, इस ख्याल से कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी। यूरोपियन वार्ड के 2 एंग्लो इंडियन पागल भी थे। उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आज़ाद करके अंग्रेज़ चले गए हैं तो उनको बड़ा दुख हुआ। वे छिप छिप कर घंटों इस समस्या पर बातचीत करते रहते थे कि पागल खाने में अब उनकी हैसियत क्या रहेगी, यूरोपियन वार्ड रहेगा या नहीं, ब्रेकफास्ट मिला करेगा या नहीं, यही सब उनकी चिंता रहती थी। एक सिख था जिसको पागल खाने में दाखिल हुए लगभग 15 वर्ष हो चुके थे। हर समय उसकी ज़बान से अजीबो गरीब शब्द निकलते थे। ओपर दी गड़गड़ दी एनेक्स दी बेंधनिया दी मूंग दी दाल ऑफ द लालटेन। वो दिन को न सोता न रात को सोता। पहरेदारों का ये कहना था कि पिछले 15 वर्षों के इस लंबे अरसे में वो एक क्षण के लिए भी न सोया था, लेटता भी नहीं था। अलबत्ता कभी कभी दीवार के सहारे टेक लगाकर आराम कर लेता था। हर समय खड़े रहने की उसके आदत से उसके पांव सूज गए थे, पिंडलियां भी फूल गई थी, मगर इस शारीरिक तकलीफ के बावजूद लेटकर उसने आराम कभी नहीं किया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान और पागलों के तबादले के विषय में जब कभी पागलों के बीच चर्चा होती तो वो उसे बड़े ध्यान से सुनता। कोई उससे पूछता कि तुम्हारा इस पर क्या ख्याल है, तो वो बड़ी गंभीरता से जवाब देता, ओपर दी गड़गड़ दी एनेक्स दी बेंधनिया दी मूंग दी दाल ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ द टोबा टेक सिंह ने ले ली। वो दूसरे पागलों से पूछने लग गया, टोबा टेक सिंह कहाँ है, हिंदुस्तान में कि पाकिस्तान में? लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि वो हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में। जो बताने की कोशिश करते वो खुद इस उलझन में फंस जाते कि सियालकोट जो पहले हिंदुस्तान में हुआ करता था अब पाकिस्तान में कैसे आ गया। अब किसी को क्या पता कि जब लाहौर आज पाकिस्तान में है वो कल हिंदुस्तान में चला जाए, या सारा का सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए। और ये भी कौन सीने पर हाथ रख कर कह सकता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सिरे से ही गायब न हो जाएंगे। सिख पागल के केश छिदरे होकर थोड़े ही रह गए थे। चूंकि वह बहुत कम नहाता था इसलिए दाढ़ी और बाल आपस में जम गए थे, जिसके कारण उसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी। लेकिन वो आदमी किसी को नुकसान नहीं करता था। बीते 15 वर्षों में उसने न किसी से झगड़ा फसाद किया था, न किसी से कुछ अनबन की थी। पागल खाने के जो पुराने नौकर थे वे उसके बारे में बस इतना जानते थे कि टोबा टेक सिंह में उसकी कई ज़मीनें थी।
अच्छे खाते पीता घर का जमींदार था कि अचानक दिमाग उलट गया। उसके रिश्तेदार उसे लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में बांध कर लाए और पागल खाने में दाखिल करा गए। महीने में एक बार मुलाकात के लिए ये लोग उसके मिलने आते थे और उसकी राजी खुशी मालूम करके चले जाते थे। एक मुद्दत तक यह क्रम चला, लेकिन जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की गड़बड़ शुरू हो गई तो उनका यह आना जाना भी बंद हो गया। उस पागल का नाम बिशन सिंह था, मगर सब उसे टोबा टेक सिंह कहते थे। उसे बिल्कुल यह मालूम न रहता कि आज कौन सा दिन है, कौन सा महीना है या कितने साल बीत चुके हैं। लेकिन हर महीने जब उसके स्वजन और संबंधी उससे मिलने आते तो उसे अपने आप पता चल जाता। वो अपने एक दफेदार से कहता कि उसके मुलाकाती आ रहे हैं। उस दिन वह बहुत अच्छी तरह नहाता, बदन पर खूब साबुन घिसता और सिर में तेल लगाकर कंघी करता। अपने कपड़े जो वह कभी नहीं इस्तेमाल करता था निकलवा कर पहनता और सच बनकर मिलने वालों के पास जाता। वे उनसे कुछ पूछते तो वो चुपचाप ही रहता और कभी कभी ऑपर दी गड़गड़ दी एनेक्स दी बेंधनिया दी मूंग दी दाल ऑफ द लालटेन कह देता। उसकी एक लड़की थी जो हर महीने 1 अंगुल बढ़ती बढ़ती 15 वर्ष में जवान हो गई थी। बिशन सिंह उसे पहचानता ही न था। जब वह बच्ची थी तब भी अपने बाप को देखकर रोती थी। जवान हुई तब भी उसकी आंखों से आंसू ही बहते थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा जब शुरू हुआ तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू कर दिया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। जब संतोषजनक उत्तर न मिला तो उसकी कुरेद दिन ब दिन बढ़ती गई। अब मुलाकाती भी नहीं आते थे। पहले तो उसके दिल की आवाज़ भी बंद हो गई थी जो उसे उनके आने की खबर दे दिया करती थी। उसकी बड़ी इच्छा थी कि वे लोग आएं जो उससे सहानुभूति प्रकट करते थे और उसके लिए फल, मिठाइयाँ और कपड़े लाएं। वह यदि उनसे पूछता कि टोबा टेक सिंह कहाँ है तो वे निश्चित बता देते कि पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में है, क्योंकि उसका विचार था कि वो लोग वहीं से आते थे जहाँ उसकी ज़मीन है। पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो अपने को खुदा कहता था। उससे जब एक दिन बिशन सिंह ने पूछा कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो उसने अपनी आदत के मुताबिक पहले कहका लगाया और फिर कहा वह न हिंदुस्तान में है और न पाकिस्तान में, इसीलिए क्योंकि अभी तक हमने हुक्म नहीं दिया है। बिशन सिंह ने उस खुदा से कई बार मिन्नत खुशामद से कहा कि वह उसे हुक्म दे दे ताकि झंझट ख़त्म हो, मगर वह बहुत व्यस्त था क्योंकि खुदा को और भी कई हुक्म देने थे। एक दिन तंग आकर वह उस पर बरस पड़ा। ऑपर दी गड़गड़ दी एनेक्स दी बेंधनिया दी मूंग दी दाल ऑफ द वाहे गुरु जी द खालसा एंड वाहे गुरु जी दी फतेह। उसका शायद ये मतलब था कि तुम मुसलमानों के खुदा हो, सिखों के खुदा होते तो मेरी बात ज़रूर सुनते। तबादले के कुछ दिन पहले टोबा टेक सिंह का एक मुसलमान दोस्त मुलाकात के लिए आया। वह पहले कभी नहीं आया था। जब बिशन सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हटकर वापस जाने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे रोका। यह तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त फजलुद्दीन है। बिशन सिंह ने फजलुद्दीन को एक नज़र देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। फजलुद्दीन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ही न मिली। तुम्हारे सब आदमी राजी खुशी हिंदुस्तान चले गए थे। मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की। और तुम्हारी बेटी रूपकौर। वह कुछ कहते कहते रुक गया। बिशन सिंह कुछ याद करने लगा। बेटी रूपकौर? फजलुद्दीन ने रुककर कहा, हाँ वो भी ठीक है, उसके साथ ही चली गई थी। बिशन सिंह चुप रहा। फजलुद्दीन ने कहना शुरू किया, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी राजी खुशी पूछता रहूं। अब मैंने सुना है कि तुम भी हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलबीर सिंह और बधवा सिंह से मेरा सलाम कहना, और बहन अमृत कौर से भी। भाई बलबीर सिंह से कहना फजलुद्दीन राजी खुशी है। 2 भूरी भैंसें जो वे छोड़ गए थे उनमें से एक ने कट्टा दिया है और दूसरी की कट्टी हुई थी, पर वो 6 दिन हुए मर गई। बिशन सिंह ने सारी बातों को किनारे करके अपने दोस्त फजलुद्दीन से पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? टोबा टेक सिंह? उसने तनिक आश्चर्य से कहा, कहाँ है? वहीं है जहाँ था। बिशन सिंह ने पूछा, पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में है? हिंदुस्तान में है। नहीं, पाकिस्तान में है। फजलुद्दीन बौखला सा गया। बिशन सिंह बड़बड़ाता हुआ चला गया। ऑपर दी गड़गड़ दी एनेक्स दी बेंधनिया दी मूंग दी दाल ऑफ द पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ द तुर फटे मुँह। तबादले की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। इधर से उधर और उधर से इधर आने वाले पागलों की सूचियां पहुंच गई थी। तबादले की तारीख भी निश्चित हो चुकी थी।
सख्त सर्दियां थी। लाहौर के पागल खाने से हिंदू सिख पागलों से भरी लारियां पुलिस के दस्ते के साथ रवाना हुई। संबंधित अफसर भी थे। वाघा के बॉर्डर पर दोनों ओर के सुपरिटेंडेंट एक दूसरे से मिले और प्रारंभिक कार्रवाई खत्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया, जो पूरी रात भर जारी रहा। पागलों को लारियों से निकालना और उनको दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा कठिन काम था। कुछ तो बाहर निकलते ही नहीं थे और जो निकलने को तैयार होते उनको संभालना बड़ा मुश्किल था। जो नंगे थे उनको कपड़े पहनाए जाते तो वे कपड़े फाड़कर अपने शरीर से अलग कर देते। कोई गालियां बक रहा है तो कोई गा रहा है, आपस में कोई लड़ झगड़ रहा है तो कोई रो रहा है। कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। पागल स्त्रियों का अलग शोरगुल था और सर्दी इतने कड़ाके की थी कि दांत से दांत बज रहे थे। अधिकतर पागल इस तबादले को नहीं चाहते थे, इसीलिए कि उनकी समझ में नहीं आता था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़कर कहाँ फेंका जा रहा है। थोड़े से जो सोच समझ सकते थे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। 2-3 बार झगड़ा होते होते बचा, क्योंकि कुछ हिंदुओं और सिखों को ये नारे सुनकर तैश आ गया था। जब बिशन सिंह की बारी आई और जब उसको दूसरी ओर भेजने के संबंध में अधिकारी लिखत पढ़त करने लगे तो उसने पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? संबंधित अधिकारी हंसा और बोला, पाकिस्तान में है। यह सुनकर बिशन सिंह उछलकर एक तरफ हटा और दौड़कर अपने शेष साथियों के पास जा पहुंचा। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, किंतु उसने चलने से साफ इनकार कर दिया। टोबा टेक सिंह कहाँ है? और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, ऑपर दी गड़गड़ दी एनेक्स दी बेंधनिया दी मूंग दी दाल ऑफ द टोबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। उसे बहुत समझाया गया, देखो टोबा टेक सिंह अब हिंदुस्तान में चला गया है, यदि नहीं गया तो उसे तुरंत हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, किंतु वह नहीं माना। जब जबरदस्ती दूसरी ओर उसे ले जाने की कोशिशें की गई तो वह बीच में एक स्थान पर आकर इस प्रकार अपनी सूजी हुई टांगों के साथ खड़ा हो गया जैसे अब उसे कोई ताकत वहां से हिला नहीं सकती। क्योंकि आदमी बेजार था इसलिए उसके साथ जबरदस्ती नहीं की गई और उसको वहीं खड़े रहने दिया गया और शेष काम चलता रहा। सूरज निकलने से पहले स्तब्ध खड़े बिशन सिंह के गले से गगनभेदी चीख निकली। इधर उधर के कई अफसर दौड़ आए और देखा कि वो आदमी जो 15 वर्ष तक दिन रात अपने टांगों पर खड़ा रहता था, औंधे मुंह जमीन पर लेटा हुआ है। इधर कांटेदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, उधर कांटेदार तारों के पीछे पाकिस्तान था। बीच में जमीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह मरा हुआ पड़ा था। शुक्रिया।